सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बीइंग ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लिए? फॉर्चुनेटली मेरे लिए जिस पोस्ट पे मुझे पार्टी ने बिठाया है, यहाँ पर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो यहाँ पे तो आप कोई महकमा उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का बाजार गर्म रखा हुआ है। फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी या दमादम मस्त कलंदर होगी? आपको मेरे इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। ये तो आप असेंबली में बताएं कि क्योंकि हम माजी में देखते रहे बड़ी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का बड़ा रोमांस भी रहा है। वेल है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके रीजंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसके रीजंस नहीं है। जैसा आप लोग वोटों से जीते, नोटों से जीते या किसी सेटिंग वेटिंग में जीते? कि अगर कोई नई सियासी जमात होते ना और उनको आउट ऑफ द बॉक्स लाके जितवा दिया जाता तो मैं समझता ये बात। मेजॉरिटी सीट रखने वाली जमात अगर कोई जमात है तो वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है, कि यहाँ पर पैसे बहुत चलते हैं। हाँ, यहाँ पाकिस्तान की सियासत में अगर एमपीए बनना है तो कोई 5 करोड़ रुपए लेके अच्छा, होता है, अच्छा। कोई 10 करोड़ लेके खड़ा हुआ होता है। भाई क्या है, इस शहर में गाजर मूली की तरह लोगों को नहीं काटा जा रहा है, नहीं मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम, मैं खुद विक्टिम हूँ भाई। 2018 में एमपीए बना हूँ, 2 मरतबा लूट चुका हूँ। यहाँ मतलब यहाँ के जो डाकू हैं और यहाँ की जो पुलिस है, दोनों एक ही काम कर रही है, शहरियों को लूट रही है। आज पुलिस भी लूट रही है। पुलिस भी लूट रही है। इस सूबाई हुकूमत ने एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इंजेक्ट नहीं किया है इस कराची के पानी के सिस्टम। तो यहाँ ऑपोजिशन लीडर का क्या किरदार होगा? ऑपोजिशन लीडर क्या करेगा? हम अच्छे सजेशन देना हमारा काम है। ड्राइविंग सीट पे या एग्जीक्यूशन साइड पे हुकूमत मौजूद है, हमें उनको बावर कराना है कि आप इस तरह काम कर लें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मगर पीपल्स पार्टी का, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब, ये काम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और जो आज हमारे गेस्ट हैं बड़े यंग हैं, सियासत में ज़्यादा अरसा उनको नहीं हुआ लेकिन बड़ी ज़ोरदार आवाज़ है उनकी। हमें अक्सर कराची शहर की सड़कों पर दिखाई देते हैं, कराची के मसाइल पे बात कर रहे होते थे। अब जो है वो पूरे सिंध की नुमाइंदगी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ है, माजी में वो रुकने सिंध असम्बली रह चुके हैं और अब सिंध के जो है वो अपोजिशन लीडर जो हैं बन चुके हैं अली खुर्शीदी साहब। अली साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू दी शो। अली भाई, ये बताएं कैसे हैं आप? वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इनवाइट किया, हम हाजिर हो गए आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, सो फार सो गुड। अली भाई, ये बताएं सियासत में कब आए और सियासत में इतनी तेज़ी से तरक्की करने का राज क्या है? वेल, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, जब ज़माने तालिब इल्मी में यूनिवर्सिटी में मैंने चूँकि इंजीनियरिंग की है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, तो वहीं पर जो है APMSO जो हमारा जो एक स्टूडेंट विंग है उसमें हमने वहाँ से एज अ वर्कर मैंने स्टार्ट किया। और फिर 2008 में जब मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया अपना, तो इलाकाई जो हमारे यूनिट्स और सेक्टर का सेटअप होता था, तो उसमें मैं यूनिट के कारकुन की हैसियत से मैंने जो है अपनी जिम्मेदारियां बहैसियत यूनिट का नाम सुन के तो बड़ा एक खौफ आ जाता था एक ज़माने में। आप भी कोई बड़े ऐसे खतरनाक किस्म के आदमी देखे भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। समाओ जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ था उस ज़माने में, आपको भी याद होगा कि वो नाम सुन के जो है वो एक इम्प्रेशन, बड़ा एक अजीब सा वियर्ड किस्म का इम्प्रेशन ले लिया जाता था। बट समाओ मैं उनका जो IT सेल होता था उस ज़माने में, अच्छा, उसको मैं अपने यूनिट के जो IT सेल था उसको मैं देख रहा होता था। और क्या कहते हैं, वहाँ से फिर एक स्टूडेंट लाइफ यूनिवर्सिटी में APMSO, और देन जो मेरी बाकायदा जिसे कहते हैं कि सियासत, वो मैंने 2008 के बाद ऑनवर्ड की। और फिर चूँकि आपको आइडिया है कि हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस तबके से हमारा ताल्लुक़ है, तो उसमें ज़रिया मुआश के लिए भी काम करना होता है। तो फिर मैंने जॉब की थी, मैंने सिमेंस पाकिस्तान में, मैंने वहाँ पे 4 साल का अरसा गुजारा। अच्छा। और यकीनन फिर जब मैं उस जॉब पे एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे सर्व कर रहा था उस फर्म में। अच्छा, इंजीनियर भी बड़े सारे होते हैं, कौन से वाले इंजीनियर थे आप? वेल, मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। अच्छा। 2004 बैच था मेरा। अच्छा। और इनफैक्ट मुझे वो कहते हैं ना, हर का स्लैंग होता है, वो उर्फियत के साथ पुकारा जाता था। तो मेरा रोल नंबर था उस ज़माने में, मुझे याद है अभी भी, 555 था। तो 555 एक टाइमर IC होती है जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में या हमारे सिग्नल वगैरह पे भी जो लगी होती है, वो वही IC होती है। तो मुझे टाइमर IC के नाम से जो मेरे क्लास फेलोज थे वो पुकारा करते थे। इनफैक्ट मेरे टीचर्स भी जो उस ज़माने में पढ़ा रहे होते थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और मैंने जो है वो MQM में बैसित कारकुन
APMSO और देन फिर आफ्टर ग्रेजुएट फिर मैंने यूनिट में अच्छा, एमक्यू में बड़ा कहा जाता है कि बड़े पढ़े लिखे लोगों की जमात थी, वाकई इसमें हकीकत है? वेल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और शहर कराची में और ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ की अगर मैं बात करूं, या हम जिस तबके से, हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं लिंग्विस्टिक थोड़ी सी बात करूंगा, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, हाँ, तो वो खालिसतन वो कोशिश ये करती है कि उनको प्रोग्रेस करने के लिए जो उनके पास एक सिंगल वे है, वो ये है कि आप जो है अच्छी तालीम अपने बच्चों को दें, सो डैट कि वो अच्छे प्राइवेट इदारों में जाके जॉब हासिल कर सकें। अच्छा, उस ज़माने में इतना ज़्यादा बैरियर या इस तरह पोलराइजेशन मैं कहूँगा उसको, नहीं थी। पीपल्स मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, वो चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी, ऑल्दो के ठीक भी नहीं थी, बट इतनी ख़राब नहीं थी जो आज है। इस अच्छा। 15 साल की हुक्मरानी की, पीपल्स पार्टी के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में ये होता था कि एक अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो घर वाले अच्छी लड़की ढूंढेंगे और फिर शादी करवाएंगे। तो समहाउ ये वाला एक इम्प्रेशन लेके चल रहे होते थे, और मैंने भी उसी ट्रैक को जो है वो फॉलो किया। हाँ, फिर अच्छी नौकरी मिली आपको? वेल उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, एक पाकिस्तान के इंटरनेशनल कंपनी है SMS पाकिस्तान, उसके यहाँ पे मौजूद थे, मैंने वहाँ सर्व किया 4 साल। हाँ। और फिर उसके बाद जो है बसिलसिला रोजगार। अच्छा, आजकल तो बड़े इंजीनियर्स में मीम्स बनते हैं हाँ, कि यार इंजीनियर तो बड़ा बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, लड़की नहीं मिलती। ये वाकई ऐसा कुछ है? वेल समहाउ चूंकि उस ज़माने में एक हर दौर में एक आपको याद होगा, पाकिस्तान में आप भी ज़माने तालिब इल्म में से गुजरे हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है कि जी अब BBA का एक, आपको एक ज़माने में याद होगा, बड़ा बूस्ट आया था, तो पूरी दुनिया, पूरा कराची उठ के जो है वो BBA हाँ हाँ, बीबीए क्या क्या वही बीबीए कर रहा भाई क्या कर रहे हैं, BBA हाँ। कर रहे हैं। हाल ये था कि पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से BBA निकल 4 रहा। BBA वाले हाँ। निकल आते थे। तो बस उस ज़माने में इंजीनियरिंग का ज़्यादा बूस्ट था, बूम था। हाँ, कोई हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग या इस टाइप की एडवाइस हाँ, करियर काउंसलिंग वाला कोई है बड़ा नहीं ना। चक्कर नहीं है। तो बस जो वेव चल रही होती थी उसको फॉलो करते थे, और समहाउ मैंने भी यही काम किया। बट आई वाज लकी इनफ कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी हाँ। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 months। मैंने थोड़ी कोशिशें की, मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, मगर फाइनली मुझे जॉब मिल गई थी सिमेंस पाकिस्तान में। तो वहाँ मैंने सर्व किया 4 साल, और फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए बसिलसिला रोज़गार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे। मैं गल्फ साइड GCC कंट्रीज़ में चला गया था, सऊदी अरब में हाँ। मैंने सर्व किया। वहाँ पर कोई 6 साल मैंने वहाँ पे अरसा 6 साल वहाँ पे सर्व किया, और फिर 2018 में मेरी वापसी हुई है। मार्च अच्छा। 2018 में मैं वापस पाकिस्तान आ गया अच्छा, था। बड़ा गैप रहा बीच में। जी, लगभग 6 साल का गैप रहा। हाँ, तो जितने नशेबो फराज, और खासकर MQM से हाँ। रिलेटेड जितने नशेबो फराज हैं, वो इसी स्पैन में थे। अच्छा। तो आई वाज नॉट इन पाकिस्तान एट हाँ। दैट टाइम। तो ये वाली सूरत हाल थी। तो बकायदा फिर 2018 में आपने अमली पॉलिटिक्स शुरू करी? वेल 2018 में मार्च में मैं आया था, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मकामी यूसीज जो यूनिट हाँ, होते थे उस हाँ। ज़माने में, वो UC बन गए थे, और जो सेक्टर्स होते थे वो टाउन बन गए थे हमारे। तो उन्होंने जब दे केम टू नो कि भाई मैं अब पाकिस्तान आ गया हूँ, तो उन्होंने बोला कि चूंकि एक इलेक्शन का 25 जुलाई को इलेक्शन होने थे 2018 में, तो मुझे मेरी रिकमेंडेशन हुई यूनिट UC से कि भाई आप जो है वो MPA के लिए क्यों नहीं अपने आप को पेश करते हैं। तो मैंने फिर मार्च अप्रैल लगा लें, अप्रैल में मैंने फिर बाकायदा फॉर्म सबमिशन किया, जो MQM में तरीक़ेकार होता है कि इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के ऊपर एक और इंटरव्यू होता है। तो लगभग 7-8 इंटरव्यूज़ के बाद पार्टी ने मुझे जो है वो फाइनल किया था। PS 119 औरंगी टाउन वेस्ट की एक सीट है सूबाई असेंबली की, तो उस पे मैंने वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 में, और फिर 2018 ऑनवर्ड्स मैं MPA बन गया था। और मतलब कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं सियासत का, कोई अब्बा चाचा नाना ताया वेल फूफा, कोई MQM परखी नहीं? MQM में समाव ऐसे ही है, जितने भी कायदीन हैं, हम बाई चॉइस पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं हाँ, वो डिप्राइव्ड हुए हुए हैं। हाँ। बहुत सारे जो हमारे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो काम रियासत को, हुकूमतों को करने के हैं, वो उससे दबे हुए पिसे हुए लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो हम बाई चॉइस नहीं आते हैं। हाँ। हम जो है हमारे पास, हमें करना है ठीक, हमें ही करना है ठीक। अच्छा। ये चीज़ जहन में होती है, तो फिर ये वाला ट्रेंड चल जाता है। और यकीनी तौर पे MQM में मैं मतलब राइट फ्रॉम कन्वीनर टिल कारकुन आप लगा लें, किसी को भी उठा लें,
किसी की कोई पर्ची वर्ची वाला सिस्टम नहीं होता कि जी इनकी थोड़ी जैक लगा दो, इनको एमपीए बना दो, इनको एमएनए बना दो। हाँ, थोड़े से पैसे पकड़ के जैसे फिर उसमें- पाकिस्तान में है ना निज़ाम हाँ, हमारे यहाँ। कि भाई जिसको सेनेटर बनना है, एमएनए बनता है, एमपी, थोड़ा सा माल नोट पानी खर्च करो। एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पर। तो सीन ऐसा होता है कि 2018 में जब मुझे आई स्टिल रिमेम्बर मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि ये जो इतने पैसे खर्च होंगे इलेक्शन में, हाँ, ये जो आपने एक जिम्मेदारी खुद से ले ली है, तो मैंने कहा भाई मैंने वो जिम्मेदारी नहीं ली है, पार्टी ने मुझे सेलेक्ट किया है हाँ, इस सीट के लिए। तो जब पार्टी ने सेलेक्ट किया है तो पार्टी इलेक्शन लड़ाई, हाँ, तो मेरा कोई सिंगल पैनी भी स्पेंड नहीं हुआ और मैं एमपीए बन गया। अच्छा, ये इटसेल्फ एक इनकलाब है। अच्छा, ये अच्छा, इटसेल्फ इनकलाब है, क्योंकि पाकिस्तान के, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पर पैसे बहुत चलते हैं। हाँ, यहाँ पाकिस्तान की सियासत में अगर एमपीए बनना है तो कोई 5 करोड़ रुपए लेके अच्छा, खड़ा होता है, अच्छा, कोई 10 करोड़ लेके खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे सेनेटर में आपको याद होगा एक जमाने में जब कंटेस्ट, अब हाँ, तो हाँ। माशाल्लाह से इतनी ज्यादा हम आहंगी हो गई है बड़ी बड़ी सियासी जमातों में कि अब जो है वो बिला मुकाबला ही सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। एक जमाने में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जो है सेनेटर्स कितने कितने करोड़ रुपए करोड़ रुपए लेते थे सो डैट के किसी को सेनेटर बनवा दिया जाए। मतलब अगर आपके भाई को एमएनए, एमपी या सेनेटर बनना है तो नोट जमा करना शुरू कर दूं मैं, 5-10 करोड़ रुपए जमा कर लूं। मैं इससे अच्छा शॉर्टकट भी मौजूद है। अच्छा, वो क्या? ज्वाइन एमक्यूएम। अच्छा, अच्छा, ज्वाइन अच्छा, एमक्यूएम, तो ये वाले जो पैसे ये सारे वेव हो जाते हैं। और हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ एमक्यूएम में वोट जो है वो जमात का वोट होता है, ना कि इंडिविजुअल का वोट। अच्छा, तो उसका हमें एज मिलता है और पार्टी खुद ये सारी जो एक्सपेंसेस है वो बेयर करती है। और पतंग के निशान को लोग देखते हैं, लोग इंडिविजुअल को नहीं जानते, ना पहचानते हैं। तो ये मुझे एज रहा कि पार्टी ने फिर जब जिम्मेदारी पे लगाया मुझे, मैं इलेक्शन में फर्स्ट टाइम था मेरा, हाँ, मेरे मतलब पूरे खानदान को आप खंगाल लीजिए, हाँ, कोई काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ अच्छा, और ना आगे होने के चांसेस थे। उस सारे ये वाले सिनेरियो में पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन से सूबाई असेंबली का रुकन मुंतखब हो जाता हूँ। और ये इनकलाब वाहिद पाकिस्तान की अगर कोई सियासी जमात है और वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो ये इनकलाब बर्पा करती हुई आ रही है 1988-87 से। अच्छा अली भाई, बड़ी कम उम्र में, हाउ ओल्ड आर यू वैसे, पहले तो ये बताएं थोड़ा हमारे। मेरी उम्र जो है वो 37 साल है। अच्छा, अच्छा, वेरी यंग, मैं वेरी यंग। 1986 की पैदाइश है मेरी। और 2004 में मैंने जैसे बताया 2008 पास आउट में ग्रेजुएट हुआ था। और मैं जब एमपीए बना तो मेरी उम्र उस जमाने में 31 साल। अच्छा, 31 अच्छा, साल में मुझे जो है पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे मनसब पे बिठा दिया था। बड़ी बात है, बड़ी बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये इटसेल्फ एक ऑनर की बात अच्छा, है। 31 साल की उम्र में एमपीए बने और अब 37 साल की उम्र में सिंध के ओपोजिशन लीडर बन गए। बड़ा एक कंधों पे जिम्मेदारी है आपकी कि सिंध की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं असेंबली के अंदर। तो क्या ये ओपोजिशन लीडर का काम क्या होता है अली भाई, थोड़ा सा ये बताइए, कौन होता है ओपोजिशन लीडर? लोगों को इतना पता ही नहीं होता भाई। वेल मैं बड़ा सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ कि देखिए, हुकूमत या असेंबली की अगर मैं बात कर लूँ तो 168 का ऐवान है इस सूबे में। सही है। यकीनी तौर पे जिस जमात के पास मेजॉरिटी होती है उस जमात का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आला मुंतखब हो जाता है और फिर वो अपनी काबीना बनाता है और अपने काराए मनसबी जो भी उनको जिम्मेदारियां मिली हुई होती हैं वो उसको कर रहा होता है। सिंध की अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा प्रिसाइज कर देता हूँ, स्पेसिफिक कर देता हूँ। सिंध की अगर मैं बात कर लूँ तो 15 सालों से मुतलकुल अनान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हाँ, तो जो बाकी मानदा पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो यकीनन हुकूमत तो नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो अपोजिशन होते हैं। दो साइड्स होती हैं असेंबली में, एक ट्रेजरी बेंचेस होती हैं, एक अपोजिशन बेंचेस होती हैं। तो जिस तरह हुकूमती साइड या ट्रेजरी साइड के जो लीडिंग रोल होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास या कायदे ऐवान के पास जो कि सीएम होता है। इसी तरह अपोजिशन साइड पे जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हो, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, तो जिसके पास मेजॉरिटी होती है वो जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट को क्लेम करता है। इस दफ़ा जो कॉम्पोजिशन हुई है वो लगभग 116-117 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसके बाद 37 MPs जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं। उसके बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद कह लो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लो, PTI बैक कैंडिडेट्स कह लो, उम्मीदवार कह लो, और एक जमात इस्लामी के हमारे पास MPA मौजूद है सिंध में। तो बड़ा सिंपल था। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर सकती थी मेजॉरिटी अपनी, और जो उन्होंने की भी। और वंस अगेन पार्टी की लीडरशिप का शुक्रिया, कन्वीनर से लेकर कारकुन तक का, कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम वर्कर को जो है वो इतने बड़े इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के लिए एतमाद किया। सबसे बड़ी बात है। और यकीनी तौर पे जिम्मेदारी का काम है हर वो काम कि जिसमें हुकूमत
बहुत सारे ऐसे काम है ना इस शहर में। अगर मैं कराची तक कश्मीर बात करूं तो आइडियल तो नहीं चल रहा कुछ भी, और खासकर सिंध में तो कुछ भी आइडियल हाँ, कुछ भी आइडिया नहीं। कोई एक महकमा उठा लें, कोई एक वजारत उठा लें, किसी एक की भी कारकर्दगी ऐसी नहीं है जो बेंचमार्क मतलब एक लगे कि हाँ जी पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों में ये 3 बड़े काम किए। पूरे सिंध में एक मॉडर्न यूसी नहीं है। मॉडर्न यूज नहीं, सिंपल सी हाँ। बात है। हम बजट में तकरीर कर रहे होते हैं, हमें 3-4-5 साल जो है वो अरसा मिला पिछले टेन्योर में भी, तो उसमें मेरा उस बजट की तकरीर में ये वाला पोर्शन जरूर होता था। मैं उनको बोलता था भाई आप लोग तो एक यूसी नहीं बना सके हो, तो छोड़ो ये क्लेम के कराची से कश्मीर हमारे पास मेजोरिटी और हम खिदमत की बुनियाद पे आ रहे हैं, हाँ। तो ये फजूल सा क्लेम है। उनके पास मुतलकुल अनान इस सूबे की हुक्मरानी मौजूद है, और ये देखना होगा कराची पाकिस्तान के जो कर्ता धर्ताओं जो है ना। अच्छा यार अली भाई, 15 सालों में कोई काम तो इन्होंने किया नहीं, तो ये हर दफा इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं? वेल ये भी बड़ा एक ये एक बड़ा ये सवाल बड़ा जन्म लेता है ज़बरदस्त लोगों सवाल के आपने ज़हन में। किया। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं बड़ा ईमानदारी से ये बात कि जब 2008 में आप इनके नंबर्स देख लें, 2013 में इनके नंबर्स देख लें, 2018 में इनके नंबर्स देख लें, और फिर 24 के इलेक्शन में नंबर्स देख लें, ये क्लेम करते हैं और समाव लगता भी ऐसा ही है कि चूंकि इन्होंने इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इस वजह कर जो वहाँ के लोग हैं, देही सिंध के लोग, इनको जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी देते हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखें जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई हैं ना, इनको जरा खंगालें, इस पे कोई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाला एक काम कीजिए। हाँ। आपको लगेगा इन्होंने एक एक हलकों को, एक एक यूसीस को इन्होंने बाय डिजाइन काटा है इस अंदाज से कि वो किनको फेवर दे, उस जमात को जो हुक्मरान है। हाँ। हुक्मरान कौन है? ये खुद है। तो टेक्निकली ये खुद एग्जीक्यूट करते हैं उस यूसी को, उस एमपीए की सीट को, जो सूबाई असेंबली का हलका होता है, इसी तरह कौमी असेंबली का जो हलका होता है, उसकी कॉम्पोजिशन को खराब करते हैं और अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये भी बताइएगा, हल्का बंदियों का बड़ा जिक्र चलता है, ये जो हल्का बंदियां की जाती हैं, वो इलेक्शन कमीशन करता है, सिंध हुकूमत करता है, वफाकी हुकूमत करती है, ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, लोगों के जहनों में वेल बड़ी कंफ्यूजन रहती है। हल्का बंदियों अब इसमें फिर वही बहुत सारी चीजें चूंकि 15 सालों में ना खराब हो चुकी हैं इस सूबे में। अगर इलेक्शन कमीशन की भी बात कर ली जाए ना, तो वो भी इन्फ्लुएंशियल होता है सूबाई हुकूमत के। अच्छा। भाई देखे ना, बड़े बात सिंपल सी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सूबे का होता है, उसकी तैनाती कौन करता है? किसके कंसेंट से हो रही होती है? चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही है ना ऑपोजिशन लीडर। और अच्छा, कितनी ऑपोजिशन लीडर की चल रही होगी हुक्मरान के सामने, वो भी आपके सामने। ठीक है, कहने की बात इतनी सी है कि जो हल्का बंदियों में ये जो जेरीमेंडरिंग कहलाती है, स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज होता है जेरीमेंडरिंग का, ये पीपल्स पार्टी करने में इन्होंने पीएचडी की हुई है। अच्छा। इन्होंने पीएचडी की हुई है, लिटरली मैं बताऊं। और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरीके से कि मेरी लास्ट तकरीर थी लास्ट टेन्योर में, मैं जब मुझे पार्टी ने पार्लिमानी लीडर मुझे नॉमिनेट किया था लास्ट टेन्योर में, तो मैंने उनको यही कही थी बात कि, और ये मैंने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात उनको कहा था कि जी मैंने पीपल्स पार्टी से एक चीज़ बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सीखी है, और वो ये है कि सब्र। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने सब्र करवाना है। आप हॉट इश्यूज, असेंबली का फोरम होता किस लिए? असेंबली का फोरम इसलिए होता है कि जो इलाके का एमपी है वो मुतल्लिका इलाके में होने वाले मसाइल एक तो असेंबली के फ्लोर पर ला सके, हुकूमत को ये पाबंद कर सके कि उन मसाइल के हल के लिए खुदारा कुछ काम करें। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह है तो जमहूरी निज़ाम हमारे यहाँ, मगर वो ढक के 3 पात, वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें, यहाँ पर सुनवाई का है। अच्छा थोड़ा ये बताएं, ऑपोजिशन लीडर तो बन जाता है असेंबली के अंदर, हम देखते हैं कौमी असेंबली में भी होता है, सूबाई असेंबली, क्या ऑपोजिशन लीडर की कोई हैसियत भी होती है, कुछ सुनी भी जाती है उसकी बात, या बस वो बेचारा बोलता रहता है और एक कान से सुनी दूसरी कान से? देखिए मैं आपको एग्जीक्यूशन भी होता है मैं कोई उसकी बात? लिपटी बात नहीं करूंगा। इस सूबे में इनके पास मेजॉरिटी अब तो माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, हाँ। दे कैन डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। अच्छा। बट बीइंग जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना, तो यकीनन एक वाज़ेह और मौसर आवाज़ होती है अपोजिशन लीडर की, क्योंकि जिन इशूज़ पे हुकूमत जो है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, शहर कराची, जो कि मुआशी हब है, क्या यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम के एक इफरीत जो है वो मतलब कैंसर की शक्ल, मूजी मर्ज की शक्ल नहीं इख्तियार कर गया है। अब इस इशू को टेकअप करना हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इस इशू पे बात भी की जाए। क्यों? क्योंकि घूम फिर के जिम्मेदारी उन्हीं के पास आएगी। अब मुझे तो हैरानी हुई यहाँ के जो वजीर दाखिला सिंध बने हैं माशाल्लाह से, ज़िया लंजार साहब, वो ये कहते हैं भाई मीडिया को टारगेट करते हैं।
वो ये कहते हैं कि भाई आप, मैं तो अभी आया हूँ, हफ्ता 10 दिन हुए हैं मुझे। मीडिया एग्जैजुरेट करता है। मीडिया तो आप लोग तो भाई, मैं 10 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, हाँ। मैं इससे पहले थोड़ी था मिनिस्टर। हाँ। आप एग्जैचुरेट कर रहे हैं, कराची में इतने इश्यूज नहीं हो रहे हैं, और ये तो आप कराची वाले इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। अच्छा, पैथेटिक किस्म का स्टेटमेंट देते हैं इस सूबे का वजीर दाखिला। ये समझने की जरूरत है, ये वो माइंडसेट बता रहे हैं उनका कि इस शहरी सिंध के रहने वाले लोगों की जान की अहमियत कितनी है उनके पास, या उनकी जमात के पास। मैं तो उनकी जमात ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया ना उनको वजीर दाखिला। उस पे मैंने कोई 4-5 दिन पहले टिका के एक प्रश्न, बड़ा गैर संजीदा सा बयान है, संजीदा पैथेटिक है, मैं बता तो रहा हूँ। और एक मिनिस्टर लेवल के आदमी को बड़ा संजीदगी से जिस इश्यूज को एड्रेस जिस करना चाहिए। पोर्टफोलियो को वो कैरी कर रहे हैं उसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और उसमें इस तरह आप मीडिया को टारगेट कर रहे हो। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया वही दिखा रहा है जो रिपोर्ट हो रहा है। वही भाई, क्या है, इस शहर में गाजर मूली की तरह लोगों को नहीं काटा जा रहा है, नहीं मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम, मैं खुद विक्टिम हूँ भाई, मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरे साथ जिंदगी में कभी ये स्ट्रीट क्राइम वाली वारदात नहीं हुई, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ। यूनिवर्सिटी के जमाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते थे, मुझे याद है G25 से हम, ये G11, G25, G17 से हम, नीपा से हम, मैं औरंगी आता था। कभी मेरे साथ जिंदगी में वाकई नहीं हुआ। 2018 में MPA बना हूँ, 2 मरतबा लूट चुका हूँ मैं। बताएं यार, अब पता लग गया डके तो मैं MPA बन के इसको पकड़ो। अब मैं मतलब मैं एक वो शहरी हूँ इस शहर का कि जिसके पास एक मनसब भी मौजूद है, MPA हूँ किसी इलाके का, वो इससे महफूज नहीं है। छोड़े आवाम को, छोड़े आवाम को, आवाम की कोई अहमियत नहीं है। इस इशू को मैंने कोशिश की कि मैं असेंबली में हाईलाइट कर सकूं, जस्ट बिकॉज दे हैव मेजॉरिटी, उन्होंने बात तक करने नहीं दी। ये है मतलब सो कॉल्ड जमहूरी जमात की उनका रवैया, ये उनका रवैया है। इस माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत है। अली भाई, किस तरीके से ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये खत्म हो सकेगा? वेल, बहुत आसान काम है। देखिए, मैं और आप ना इस शहर में पले हैं, बड़े हैं, यहीं खाया है, पिया है, कमाया है, सब कुछ किया है। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगा आपको, आपकी मेमोरी को। आपको याद होगा एक जमाने में बैरियर लगे होते थे, हम हर इलाके यार मोहल्ले में जाते थे, वहाँ पे बैरियर मौजूद, खुद हमारी गली में लगा हुआ, ऐसे ही था ना। उसको उखड़वा फिर उखड़वा दिया गया था उस जमाने में, के चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कोई एक बैरियर भी नहीं छोड़ा था। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उस बैरियर का उस बैरियर को भी ना पॉलिटिसाइज कर दिया गया। अच्छा, वो भी बड़ी जरूरत के तहत लगाए गए थे। मैं आपको बताता हूँ इसको बड़ा, हसन आप ये मेरी बात सुनिएगा, आपको लॉजिक भी नजर आएगी ना इस बात में। मैं कोई स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। देखिए, पुलिस के पास मैन पावर की कमी है, ऐसे ही है। मैं सियासी बात करूं कि भाई 15 सालों से हुकूमत तुम्हारी थी, मैन पावर की कमी थी तो रिक्रूट कर लेते। जाली डोमिसाइल पे तो इतने भर्ती किए हैं ना मुख्तलिफ महकमों में, यहाँ पे भी कर लेते हैं, जो किए हुए भी हैं इन्होंने, फिर भी कम है तादाद। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अब जो रेडियस है पेट्रोलिंग का, उसको कम करने की जरूरत है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। किस तरह हो सकता है? आप मोहल्ला कमेटियों को फाल करें। मोहल्ला कमेटी फाल होगी विद उनका लाइजन हो उस इलाके के SHO के साथ, और लॉ इन्फोर्समेंट रेंजर्स वाले हैं जैसे हमारे एहलकार है, जो जिम्मेदार हैं, अफसरान हैं, जो भी इलाके के लोग होते हैं, वो जो अफसर होते हैं, उनके साथ लाइजन करके मोहल्ला कमेटी बना दे, बैरियर का सिस्टम लगा दे। मतलब आप कह रहे हैं कि बैरियर सिस्टम दोबारा होना चाहिए। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं जी वो रियासत के अंदर रियासत वाली इंप्रेशन आ जाती है बैरियर लगने से। नहीं भाई, नहीं करें। आप मोहल्ला कमेटियों को विद लाइजन करा दें SHO से, और इलाके के जो रेंजर्स के एहलकार होते हैं उन लोगों से, चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके जो पेट्रोलिंग का रेडियस है खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपके एक जमाने में शहरों में रोड्स पे तो लूट लिया जाता था लोगों को, गली इलाकों में नहीं लूटा जाता था। 2014 के बाद से, जब से ये बैरियर हटे, आज आपके घर के सामने से वारदात हो जाती है। मैं अपने घर के सामने लूटा हूं, 2 मरतबा मेरे साथ वाकया हुआ है कि मैं अपने घर से, मैंने बाहर कदम निकाला है, गाड़ी में चाबी लगाई है, पीछे से आ गए, दे दीजिए। आपकी खबर भी चलाई थी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो अब पॉइंट इतना सा है कि अब थोड़ा इसमें कोई किसी बजटिंग की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है विल। वो पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आती। मैं पिछले 5, 6, 8 दिनों से मुसलसल तवातुन के साथ ये बात कह रहा हूं कि भाई इसमें थोड़ा सा सेंस प्रीवेल कराएं, अपने तरफ मिल के काम करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप रेडियस कम कर देंगे तो इलाके की जिम्मेदारी उस मोहल्ला कमेटी, नहीं करें पॉलिटिसाइज भाई, अपने जो इलाके के नोटेबल्स हैं उनको बना के मुश्तमिल एक कमेटी बना दें, इलाके के थाने वाले को भी पता हो, रेंजर्स के एहलकार को भी पता हो कि जी हसन अब्बास जिस मोहल्ले में रहते हैं वो उस मोहल्ला कमेटी के सदर भी हैं।
तो अगर एक्सेस लेने की जरूरत पड़ भी रही है तो वो मोहल्ला कमेटी मिलकर बैरियर में एक एंट्री एग्जिट कर देगी। एंट्री एग्जिट पे एक चौकीदार बैठ जाएगा, उसका भी जरिया माश बन जाएगा। करने से ये होगा कि आपका पेट्रोलिंग का रेडियस कम हो जाएगा, फिर आपके पास शाहराहें रह जाएंगी। शाहराहों पे वो सेफ सिटी जो पता नहीं क्या बोलूं मैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं एडीपी की स्कीमों में जो रुल रहे हैं। उनमें से एक रुलने वाला प्रोजेक्ट जो है वो सेफ सिटी कैमरा लगाने का बताएं। 2011-15 से चल रहा है। पूरी दुनिया में आप किसी भी बड़े शहर के अंदर चले जाएं, इवन के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी क्या, हालांकि वहां चोरी डकैती नहीं है, मगर सब वहां तो पे चाहिए। भी जो है उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं जो गाड़ियों को ट्रैक करते हैं, गलत आप गाड़ी चला रहे हो उसको ट्रैक करते हैं, इलाकों के अंदर लगे हुए हैं कि एक सिस्टम तो चाहिए सिक्योरिटी ऐसा का। ही है, ऐसा ही। मगर आप जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और आपका जो शहर है वो 5वां बड़ा शहर है पूरी दुनिया के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। भैया आप इतनी दूर मत जाइए, आप लाहौर शहर को डालें। लाहौर शहर में मौजूद है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, व्हाई नॉट इन कराची? ये वो काम है, ये मैं सारे वो काम बता रहा हूँ जो डुएबल है। अच्छा, ये तो शहरी सिंध का हाल है। एक जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल है और दूसरी जानिब कच्चे के डाकू हैं। वो संभाले नहीं संभल रहे। तो ये भी बड़ा चक्कर है यार, ये कच्चे के डाकू के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं मतलब क्या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फेल हो चुकी हैं? देखिए एक चीज को समझिए, ये लोग बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज देते हैं कि जी वो जगह जो है वो आइडियल नहीं है, वहाँ एक्सेस नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक्सेस नहीं है, कच्चे के डाकू के लिए एक्सेस मौजूद है। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होती बात। अच्छा, ये मुझे भाई बोलते हैं ना, ये ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हुए, रिमोट एरियाज में बैठे हुए हाँ। कि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का बड़ा इशू आता है लॉ एनफोर्समेंट को, हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे ये वाली वारदात हो जाती है। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। तो वो कैसे पहुंच गए? वो क्या हेलीकॉप्टर यूज करके पहुंचे? फिर उनके पास जो एमिनेशन है, जो असलहा है, वो खुद वजीर आला बोल रहे हैं कि मैं तो खुद हैरान हूँ। अब मुझे तो हंसी आएगी ना कि आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप खुद हैरान हो कि उनके पास असला कहाँ से आ रहा है। भाई मेरा तो सवाल बनता है, आप बोल रहे हो कि मैं खुद हैरान हूँ, तो आप चीफ मिनिस्ट्री के लिए बैठे हुए क्यों भाई? आपका काम है। मतलब इतने बुरे हालात हैं कि मेरा बड़ा लोगों से ताल्लुक रहता है जो सिंध से आ रहे होते हैं और सिंध की तरफ, अंदरूनी शहरों की तरफ जा रहे होते हैं, तो बड़े परेशान है। वो कहते हैं यार हसन, हम रात में ट्रैवल नहीं कर सकते अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल ऐसे। इवन फैमिली छोड़े, हम अकेले नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है, मोबाइल फोन्स है, कोई कीमती सामान होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप लोग कराची से अगर कोई बाई रोड पाकिस्तान टूर पे जाता है तो वो कोशिश करता है कि रात के वक्त में सिंध गुजार लूं मैं सिंध गुजार लूं। मैं सुबह सुबह कराची से निकलूं और सक्कर रोड़ी जो है वो मैं कोशिश करूं कि शाम से पहले पहले क्रॉस कर दूं, मैं पंजाब की हदूद में आ जाऊं। ये एक अजीब सी बात है कि ये फेलियर है। मैं इसको सिर्फ वो तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रीट क्राइम की मैंने जो स्टार्ट में एक मशवरा दिया ना कि बैरियर सिस्टम कर लें, लाइजन कर लें लॉ इन्फोर्समेंट का, मोहल्ला कमेटी बना के, इसमें एक काम और भी किया जा सकता है हुकूमत, और ये इसके लिए कोई बजटिंग की जरूरत नहीं है भाई। इलाके की नुमाइंदगी, शहरों की नुमाइंदगी लोगों को एम्पावर करें। किसके पास है? हम एमक्यूएम के पास मेजॉरिटी सीट्स हैं शहरी सिंध। अगर मैं कराची और हैदराबाद की बात कर लूँ भाई, हमें ऑन बोर्ड लेने में पीपल्स पार्टी को क्या मुसीबत आ रही है भाई? मैं औरंगी टाउन से मुंतखब हुआ हूँ, मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ, औरंगी टाउन में पला बड़ा हूँ, पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मुझे औरंगी टाउन सीएम साहब से तो ज्यादा पता है, ये तो बात तय है। ऐसा ही है ना? सही। जो अवामी नुमाइंदे मौजूद है उनको ऑन बोर्ड ले लें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो। हाँ। देखिए ये मसला जो है ना वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ना अबव हो चुका है। ये मसला, ये लोगों की जान का मसला है। लोग जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं। मैंने तो 2-4 इंटरव्यूज में जो मीडिया पे दिए, मैंने तो डाकुओं से रहन की अपील की है कि भाई खुदारा जो है लूटना है लूट के ले जाओ, मारो तो नहीं। यहाँ लोगों की जान ले ली जा रही है सिर्फ 30,000, 35,000, 50,000 लाख रुपए के मोबाइल के लिए। ये कराची के शहर बात तो थोड़ी सी है भाई, ये कि ले भी क्यों जाओ? हम मतलब पुलिस है, रेंजर्स है, सबकी तनख्वाहें जा रही हैं और उनको हसन देखो ये वही वाली बात हो जाएगी। ओ भाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है ना। 15 साल से भाई ये होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? वजीर आला के पास था, वजीर आला के पास है ना। अब क्यों हुआ हालात ठीक? हैरानी हो रही है मुझे बोल रहे हैं जी पिछले 6 महीने में जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई थी उस वक्त से हालात खराब हुए। भाई मेरी नहीं सुनो, मैं तो आपका सियासी मुखालिफ हूँ ना। एक काम करो, सीपीएलसी की वेबसाइट, आप ही का इदारा है ना,
CPLC की वेबसाइट के इदारे में जो वेबसाइट है उसमें से ज़रा स्टैट्स निकाल के देख लो कि क्या वाकयातन CM जो क्लेम कर रहे हैं कि शहरी सिंध और बिलखुसूस कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पिछले 6 महीने में ज़्यादा बढ़ी हैं या पिछले 15 सालों से बढ़ी हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बात। नहीं सुनो MQM वाले की बात यार, MQM वाले तो वैसे ही पीछे लगे रहते हैं पीपल्स पार्टी के, नहीं सुनो उनकी बात। अपने इदारे के नंबर्स चेक कर लो, वो आपके इदारे के जो नंबर्स है ना वो आपके स्टेटमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये एक झूठ बात बोली जा रही है, गलत प्रोपेगेट किया जा रहा है। अहमियत मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कराची वालों की जान की अहमियत का अंदाजा ये और किसी भी शहर की हो। अच्छा अली भाई ये बताएं, ऑपोजिशन लीडर बन चुके, अब आप एक खाली इलाके के MP तो है नहीं, पूरे सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बीइंग ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के लिए? वेल ये बड़ा मुश्किल होता अगर कोई अच्छी गवर्नेंस चलाने वाली हुकूमत होती। यहाँ पर फॉर्चुनेटली मेरे लिए जिस पोस्ट पे मुझे पार्टी ने बिठाया है, यहाँ पर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो यहाँ पे तो आप कोई महकमा उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का बाजार गर्म रखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को टारगेट करना और उसमें खामियां तलाश करना ये मेरे लिए बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की बात हो गई, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के ले लो, यहाँ मतलब यहाँ के जो डाकू है और यहाँ की जो पुलिस है दोनों एक ही काम कर रही है, शहरियों को लूट रही है। आज पुलिस भी लूट रही है, पुलिस भी लूट रही है। मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे वाकया होता है ना, जहाँ पे मैं 3 दिन पहले का अपना वाकया बताता हूँ, अपने साथ जो गुजरी है वो बता देता हूँ। 3 दिन पहले रात को 12:30-1 बजे, मैं यूजली रात को जब विदिन औरंगी ट्रैवल कर रहा होता तो मैं बाइक पे करता हूँ, तो मैं अपने एक और लड़के के साथ बैठ के मैं एक जगह जा रहा था, 12 नंबर से 13 नंबर की जानिब जा रहा था औरंगी टाउन में। मतलब और वहाँ और बाइक पे घूमते हैं? जी मैं यूजली बाइक पे ही घूमता हूँ। मैं विदिन औरंगी तो कोशिश करता हूँ कि बाइक पे ही ट्रैवल करूँ। हाँ, आपके पास आना चूँकि काफ़ी दूर था तो मैंने फिर अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। तो खैर कहने की बात इतनी सी है कि वो स्नैप चेकिंग लगी हुई थी और पुलिस वाले, अगर मैं नहीं बताता मैं तो एक ड्रामा भी क्रिएट कर सकता था वहाँ कि कर रहे क्या है ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लूटम बमबारी का बाजार गर्म रखा हुआ है। अगर किसी के भाई आपके पास अथॉरिटी है चेक करने की, पहले तो ये भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खड़े हुए हो ना, कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट क्राइम की बात, आप ये नहीं करने के लिए खड़े हो, आप शहरियों को लूटने के लिए खड़े हो। 200 रुपए से नीचे नहीं जाने देगा, अच्छा नहीं जाने देगा, बिल्कुल भैया फिक्स है, ये ट्रेंड है। फिर बाइक वाले जो घूम रहे होते हैं ना, पुलिस वाले, ये जो बाइक पे घूम रहे होते हैं, दो करके जो शहरी गलियों में घूम रहे होते हैं, इनका काम क्या है? इनका हर वो काम जो इनका काम होना चाहिए वो उनका काम नहीं है, डेटे मारते हैं। हर वो काम जो इनका नहीं है वो करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मिठाई के पैसे दे दो। भाई होते कौन हो तुम पैसे लेने वाले? मगर इस पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है और खासकर कराची शहर में ट्रेंड चल रहा है, जिसका जहाँ जोर है वो उस लेवल की करप्शन करने में वो कहीं खातिर नहीं ला रहा, वो दबा के करप्शन कर रहा है। आप क्या समझते हैं सिंध को किन बड़े चैलेंजेस का सामना है इस टाइम? सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से? देखें, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, ठीक है, रुपी डॉलर कन्वर्जन, सारे मामला, आपके पास फॉरेन रिजर्व कितना है, इन सारे इश्यूज को सामने रखो और फिर अपने सूबे की सूरत हाल को देखो। मेरे सूबे की सूरत हाल का हाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना फारिग हो चुका है। मेरा शहर जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है सूबे का, वो 2008-9-10 दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। 2023 में मैं जब इस शहर को देखता हूँ तो ये दुनिया का 4था वर्स्ट लिवेबल सिटी है। बताएंगे अब होता क्या है, जब किसी भी जगह की इकोनॉमी आप ठीक करते हो ना तो वहाँ पे रोजगार का सिलसिला बढ़ता है, वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बढ़ता है, प्लस रोजगार बढ़ता है ना, तो लोग पैसे कमाते भी हैं और फिर उस जगह पे लगाते भी हैं। ऐसा ही होता है ना, यही प्रैक्टिस है ना। यहाँ पर चूंकि मुआशी हालात खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, सूबा कंट्रीब्यूट कर सकता है इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में। आई एम नॉट सेइंग कि NFC के पैसे काट लो, ठीक है ना भाई, 18वीं तरमीम में हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो चीज़ आइन में लिखी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जो यहाँ के शहरियों की, खास कर इस सूबे में, अगर मैं सिर्फ कराची शहर की बात करूँ, तो अगर इधर का इस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा तो यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। यहाँ की इकोनॉमी जब बूस्ट करेगी तो यहाँ पे जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ना, जो इस तरह के वाकयात में भी शामिल होते हैं, उनको रोजगार का सिलसिला मिल जाएगा। रोजगार का सिलसिला मिलेगा तो एक आप अच्छे कंट्रीब्यूशन करने की पोजीशन पे आ जाएंगे सूबा, पहली बात। दूसरा ये कि आप अपने इदारों में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा के, अपनी परफॉर्मेंस
को मजीद एफिशिएंट करके भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना। ये वाली सारी बातें इस सूबे के लोग इसलिए नहीं सोचते हैं। और मैं बहैसियत ऑपोजिशन लीडर, मैं अगर ये वाली बातें करूंगा ना तो लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे पीने को पानी मैसर नहीं है। भाई आप देखें कैसा अलमिया है इस शहर के साथ कि 2008 से लेकर 2024 जब मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस सूबाई हुकूमत ने एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इंजेक्ट नहीं किया है इस कराची के पानी के सिस्टम। कितनी अजीब सी बात है। बिल्कुल। आबादी 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितने 100 गुना कितने 100 गुना बढ़ चुकी है। अगर मैं ऑन पेपर बता लूं तो 2 करोड़ से ज्यादा है, जो हम नहीं मानते। 3 करोड़ से ज्यादा नफूस की आबादी का पर मुश्तमिल ये शहर है। पानी उतना ही है यहाँ पे। मतलब पानी एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, उसको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ मेरे सीवरेज का पानी ये समुद्रों में घुस रहा होता है, समुद्र आबी हयात भी फारिग है। आपके एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया जा सकता है, भल सफाई के नाम पे यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप देख लीजिएगा, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और वहाँ का मिनिस्टर जरा आप देखिएगा, इस पे ना इस पे भी रिसर्च करें तो आपको आइडिया होगा कि कौन बड़े वो कहते हैं ना ब्लू आई बॉय लगते हैं इन सारे महकमों में। क्योंकि इसमें चूंकि अकाउंटेबिलिटी वाला जो चक्कर होता है वो कमी होता है, और पैसे लगा दें भल सफाई है जी हमने कर दी, अब किसी को क्या पता कितनी की कैसे की। जो ऑडिट करने वाला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी परसेंटेज लेता है, साइड पे बैठ जाता है। वो जो एंटी करप्शन वाले आते हैं, अगर कहीं कोई शोर शराबा करे ऑपोजिशन या दीगर जमातें, तो जो उस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहा होता है वो भी अपने पैसे पकड़ते साइड पे चले जाता है। तो ऑपोजिशन लीडर का क्या किरदार होगा? ऑपोजिशन लीडर क्या करेगा इसमें? देखिए, हर वो महकमा, हर वो इदारा, हर वो चीज़ जिसकी परफॉर्मेंस जो है हुकूमत की जानिब से ठीक नहीं होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसको ठीक करने के लिए एक अच्छे ऑपोजिशन के तौर पे हम अच्छे सजेशंस देते हैं। हम अच्छे सजेशंस देना हमारा काम है। ड्राइविंग सीट पे या एग्जीक्यूशन साइड पे हुकूमत मौजूद है, हमें उनको बावर कराना है कि आप इस तरह काम कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर पीपल्स पार्टी का, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है। ये काम नहीं करते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। आप किसी महकमे को उठा के देख लें, लोकल गवर्नमेंट को उठा के देख लें, यहाँ पे पैसों की बंदरबाट है। या एक सेक्रेटरी, यूसी का सेक्रेटरी अपनी पोस्टिंग लेने के लिए 5 से 8 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। अच्छा, ये फिक्स है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे वो मुझे याद है, एक इंडियन फिल्म थी ना संजय दत्त की, वो उसमें एक पुलिस अफसर बनता है, उसमें रेट फिक्स होते हैं कि जी वो बाइक चोरी के इतने रेट। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, सच बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी अच्छा, अनाउंस है, कोई डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं कि मैं आपको लाके प्रूफ दिखा दूं, देखिए हसन भाई यहाँ के ना इतने पैसे हैं, ये सेक्रेटरी को चेंज करने के इतने पैसे लिखा हुआ कहीं नहीं है, मगर सबको पता है, सबको पता है। और प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब आप कमीशन को ना अपना हक समझने लग जाओ। यहाँ पर एक एक्सीएन से लेकर नीचे के अफसर की मैं बात कर रहा हूँ, 17-18 ग्रेड का होता है, वो कमीशन को अपना राइट समझता है। अच्छा। आप 100 रुपए के काम, मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं एक बात मजे वाली। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था, कॉर्पोरेशन बन गया। मैं किसी का नाम तो कोट नहीं करूंगा, बट मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जब मैं बात कह रहा हूँ, हम नए एमपीए बने, हमने कहा भाई हमें एरिया में तो हमें पानी की लाइनें ठीक करनी है, सीवरेज की लाइनें ठीक करनी है। हमने एक स्कीम बनवाई एक्सीएन। एक अफसर के लिए बोर्ड से कॉर्पोरेशन बनाना पड़ा। ये भी एक अलग कहानी है। आप जो है वो मैंने कहा जी मुताल्लिका एक्सीएन को, मैंने कहा भाई ये वो फलानी वाली गली है और इसमें आपको पानी की लाइन चेंज करनी है, आप बनाए। मेरे पास अली खुर्शीदी भाई, आप एक काम कीजिए, आप एक रिक्वेस्ट ऑफिशियली दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने अपना लेटर हेड लिया और उस पर उस इलाके के पानी के लिए, गली के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। जब पेपर आया ना मेरे सामने, तो वो गलती से वो नोट शीट कहलाती है, वो मेरे हत्थे चढ़ गई वो। और वो काम था कोई 700-800 रनिंग फिट का। सही है। उस कागज पे पता है कितना लिखा हुआ था? हाँ। 2100 रनिंग फिट। अच्छा। मैंने उससे पूछा ये बाकी का 2100, मतलब अभी तो 700 यहाँ लग गया, तो आप लोगों ने 2100 की अप्रूवल ले ली, तो मैं 2 बाकी का 1400 का जाएगा। तो बोले सर वो तो बाकी तो सिग्नेचर में चले जाते हैं। मैंने कहा मुझे जरा समझाओ भाई। तो वो खुद परेशान हो गया। उस एक्सीएन ने, बेचारा भोला आदमी था, उसने मुझे पूरा बता दिया कि किन किन साहब की जो फलानी पोस्ट पर है उनकी कितनी परसेंटेज है। यानी कि अगर आपको 1 रुपए का काम करना है तो आपको 3 रुपए लिखने होंगे कागज में, वाटर बोर्ड में, वाटर कॉर्पोरेशन में, सो कॉल्ड। अच्छा। तो ये वाला तो सिनेरियो है यहाँ पे मैं चीफ के अलग पैसे हैं, एक्सीएन के अलग पैसे हैं, और ये पैसे ऐसे ऊपर जाते ऊपर तक जाते जिनके लिए बोर्ड से कॉर्पोरेशन बना है। अच्छा, ये भी अलमी है। और तालीम का निज़ाम सिंध में बड़ा ख़राब है। हाँ भाई, बिल्कुल। स्कूल कॉलेजेस तबाह बर्बाद हैं।
मैं बता तो रहा हूँ, बस बड़ा पता- आसान काम है ऑपोजिशन करना है यहाँ पे, क्योंकि कोई एक महकमा उठा ले, कुछ ठीक नहीं नजर आएगा आपको। मुझे अफसोस होता है, और अफसोस इसलिए होता है कि हम इस शहर में पले बड़े, ये सूबा हमारा ना कराची से कश्मीर, और यहाँ पे जो खराबी की सूरत हाल है, वो अब तो बदबू आने लग गई है इस निज़ाम से, क्योंकि लोग जो है वो मैंने बताया ना, लोग जो है रिश्वत को हक समझने लग गए है। ये ऐसा अलमिया है यहाँ पे। आप पुलिस स्टेशन में बिना पैसे के आप FIR कटवा के दिखा दो, मुझे बता दो, नहीं कटती। नहीं कटती सर। मैं अभी 3 हफ्ते पहले का बता रहा हूँ, एक शख्स के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है, मुझे SHO को फोन करना पड़ता है कि FIR क्यों नहीं काट रहा भाई तू। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल तो रहा। यहाँ के नौजवान डकैतों से अलग बच रहे हैं पुलिस और पुलिस से अलग बच रहे हैं। दोनों, मतलब मैं बता भाई, इस शहर में देखिए ओनरशिप हमारे यहाँ क्या, कम्युनिटी पुलिसिंग पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल किया हुआ कॉन्सेप्ट है कि भाई लियारी में लियारी के लड़के को लगाओ पुलिस में। क्यों? क्योंकि मकामी होगा, ही नोज ईच एंड एवरी, ही और शी। तो ये जो मकामी और गैर मुकामी वाली बात है, ये बड़ा एक ताज्जुबाना बात हो जाती है, लोग इसको क्लेम करते हैं। ये बनाई जाती है, ये क्या मामला है? ये बनाई जाती है। मुकामी गैर देखिए मुकामी मैं आपको समझाऊं, मैं आपको एक बात समझाऊं। मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा था ना, अगर लियारी में, मैं तो लियारी की बात कर रहा हूँ, लियारी में अगर कोई पुलिस वाला, फर्ज कीजिए हैदराबाद से आता, मैं आगे अंदर तक नहीं जाता हूँ, फिर वो ताज्जुब वाली बात जो तुम कह रहे हो ना वो हो जाएगी। मैं हैदराबाद से एक अफसर उठता है, वो लियारी में आके SHO लग जाता है, ठीक है, उस लियारी की आर्टरीज का उसको पता होगा? नहीं मालूम होगा। कुछ भी नहीं पता होगा। उसको सीखने में कितना अरसा गुजर जाएगा? 4-6 महीना। वो चूंकि हैदराबाद से आया हुआ है लियारी में, और वो जो आया है ना, 2 तरीके से आ सकता है। एक आता है पैसों की बुनियाद पे, कि पैसे लगा के भाई वहां पे कुछ चाम होगा, कुछ धंधे होंगे वहां पे जो इनको देखेगा वो, ताकि वो कमा सके। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका होता है सजा के तौर पर, कि तुमने यहाँ पे ठीक नहीं कमाया तो जाओ फलानी जगह। अच्छा, जिस इलाके में जितना ज्यादा क्राइम, मंशियात, वहां के SHO के रेट उतने ज्यादा। उतनी ज्यादा। आसान सा है ना। आपको याद होगा हम लोग सुनते थे कि जी वो एक नाजराबाद में एक जगह है, वहाँ का जो एक SHO है ना, गुलबार दिलबार का ऐसे गुलबार, अब मैं स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा था, बोल दिया आपने। तो उधर के पैसे के थोड़ी बहुत क्राइम रिपोर्टिंग भी की है ना आपके भाई ने। SHO के रेट उधर के साथ हैं। हाँ, उसका रिजल्ट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ। बदबू कर रहा है, सड़ गया है, इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इसके अलावा ये देखिए, लिफ्ट सर्विस कर लो, बातों पे टूर्नामेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। हमने तो भाई अब अली खुर्शीदी भाई क्या करेंगे? हमने तो सिद्के दिल से एक ओपन ऑफर की कि भाई देखो ये जो मसले हैं ना, इसमें हम आपको पॉलिटिकली टारगेट नहीं करते, आ जाओ बैठ जाओ ना, इस मसले को हल कर लो। देखो कराची के क्राइम को लेकर, स्ट्रीट क्राइम को लेकर एक प्रॉब्लम तो है ना यार, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोगों की जानें जा रही हैं। हमने तो भाई उनको ओपन ऑफर किया, आओ बैठो मिलके करते हैं इसको हल। और फिर मुझे एक शेर याद है, पता नहीं उसमें मुझे इतना ऐसा ज्यादा याद नहीं रहता, मगर ये वाला शेर मुझे याद है कि वो दानिश्वरी के नाम पे दबा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। तो भाई हम मसले नहीं गिनवा रहे, हम हल भी दे रहे हैं उसका। आप हल पे काम तो करने वाले बनो। आप अगर सिर्फ ये समझो कि चूंकि MQM वाला बोल रहा है तो इसलिए नहीं सुननी, तो बॉस इस तरह काम नहीं चलना। फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी या दमादम मस्त कलंदर होगा? आपको मेरे इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है? ये तो आप असेंबली में बताएं कि, क्योंकि हम माजी में देखते रहे बड़ी MQM और पीपल्स पार्टी का बड़ा रोमांस भी रहा है। वेल है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके रीजंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसके रीजंस नहीं है, उसके रीजंस भी मौजूद थे। देखिए हमने मैग्नानिमिटी शो की है अभी रिसेंटली भी, बहुत सारे ऐसी चीजें ना कि जिसमें हमने उनको सपोर्ट किया, उनके कैंडिडेट को, प्रेसिडेंट साहब को वोट किया हमने, ठीक है। ये मैग्नानिमिटी तो है जो हम शो कर रहे हैं बड़े फोरम पे। अब मुझसे ने एक सवाल किया, भाई जरदारी को वोट क्यों दिया तुम लोगों ने? तो मैंने कहा किसको देता, वो जो बाइडन को देना था क्या? हमारे पास ऑप्शन क्या थे? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कितने थे? 2 थे भाई। हम जमहूरी जमात है, हम जमहूरी सिस्टम से बाहर रह के, आपको याद है ना 2008 में जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया था। तो जमात इस्लामी तो उस जमाने के बाद तो फारिग हो गई ना, अब तो सीट भी नहीं ले पाती है। उनका बेचारा एक थे वो मेयर वाले भी खाब थे उनके, वो भी चकनाचूर हो गए। देखिए जब आप इस सिस्टम से अपने आप को अलग करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, MQM का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये काम कर चुकी है, 90s में भी ये काम कर चुकी है कि हम बॉयकॉट कर देते हैं एक दिन में और अगले दिन बोलते नहीं अब इसमें तो हम लड़ेंगे। ऐसा रहा है। फिर हमने 2002 के बल्दियाती इंतखाबात में भी बॉयकॉट किया, फिर 6-7 में हम दोबारा आ गए थे। तो हम नहीं चाहते
उसमें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ जाते हैं, उसमें चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और जब आप एक सिस्टम से अपने आप को अवॉइड कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे पास कैंडिडेट थे 2, एक आसिफ अली जरदारी साहब, एक महमूद खान अचमज़ई। तो मुझसे बोला कि भाई आप जरदारी साहब को वोट क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा फिर किसको देते? जो बाइडन को देते। हाँ, अचमज़ई साहब खुद नहीं आ रहे तो हम खुद चल के हाँ। चले जाएं उनके पास कि नहीं नहीं हमें तो आप ही को वोट देना है। हाँ। भाई ऐसा नहीं होता पाकिस्तान, मतलब ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, तो हमने मैग्नानिमिटी शो करते हुए, ऑल्दो कि हमारे विद इन एमक्यूएम जो है रैंक्स, ये आई डिस्कशन आई और बहुत इख्तिलाफात आए, उसके बाद जाके हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम सूबे के बेहतर मफाद में, सो डैट के यहाँ पर थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करे। इनको ये बात समझनी होगी पीपल्स पार्टी को कि देखिए 15 साल का इख्तिदार है आपके पास, मगर डिलीवरी कुछ नहीं है। तो हम शायद मिलके कोई मिनिमम कॉमन एजेंडे, बेयर मिनिमम कॉमन एजेंडे पर कहीं कॉमन होके लोगों को सहूलत दे सके, फैसिलिटेट करें। हम तैयार हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप भी लगे रहो ये फजूल हरकतें करने में जो कि 15 साल से कर रहे हो, और हम जो है वो लॉलीपॉप लेके बैठे रहे। नहीं भाई, हम स्पेयर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को बड़ा क्लियर है, हमारी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जो असम्बली की जमहूरी सिस्टम है, हमारा असम्बली के जो एक तरीक़ेकार है, उस पर हमने तहरीक इल्तवा भी जमा करवाई है। ना सिर्फ शहरी सिंध का मसला स्ट्रीट क्राइम को लेकर, देही सिंध के कच्चे के डाकू के लिए भी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो असम्बली में आवाज़ उठाने को तैयार है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई कलाम नहीं है। हम कराची तक कश्मीर जितने इश्यूज होंगे, हम किसी चीज़ में पीपल्स पार्टी को स्पेयर करने के मूड में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात बता रहे हैं, हम जितने भी लेजिटिमेट फोरम है हम सब पे जाएंगे। असम्बली में सुनवाई हो गई, ठीक नहीं हुई तो रोड खाली है भाई, रोड ओपन है हमारे लिए। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2 साल पहले हमने सीएम हाउस के आगे धरना दिया था। हमारे एमपीए, याद होगा ना, हमारा एमपीए सदाकत हुसैन औरंगी टाउन से जो हमारे टोली भी की थी उन्हें। बेचारे को मारा, तशद्दुद किया, खून किया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। हमारी ऑपोजिशन लीडर जो बन गई थी बाद में, राना अफसार बाजी, उनको मारा, उनको डंडे मारे, 2-3 डंडे मुझे भी पड़ गए थे उसमें। वो अलग बात है कि कैमरे की आंखों ने उसको नोट नहीं किया था। बहरहाल हाँ। तो हम बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, हम बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है वो कोई भी ऑप्शन, हम सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे। अच्छी बात ये होगी कि पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे और वो इस मसले की सेंसिटिविटी को समझते हुए मिल जाए। सर हम ये मसला हल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और इनसे नहीं हो रहा तो बता दें, फिर हमें तो करना आता है। ये सारे मसले हमारे लिए कोई मसले नहीं थे, ये सब ठीक होने वाली बात है, ये सब डुएबल काम है। इतना कोई इसमें हाथी घोड़े थोड़ी खोल लें यार, कोई बजटिंग नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है विल। उस विल की कमी नज़र आ रही है पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी वालों के पास, तो नहीं आ रही तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं वो लोग। अच्छा, अब जो पीटीआई के जो लोग असेंबली के अंदर आए, सूबाई असेंबली के अंदर, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आज़ाद उम्मीदवार, आप उन्हें जो भी कहना चाहें, तो क्या वो भी ऑपोजिशन का हिस्सा है और वो भी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं। वेल बुनियादी एक तो पार्टी की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी हमें, जब ऑपोजिशन की बात की जाती तो ऑपोजिशन में दीगर जमातें भी मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि दोनों मौके पर मैं जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम का जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त, और फिर जब ऑपोजिशन लीडर की बात हो रही थी उस वक्त, इन तीनों मौक़ों पर हमने ना सिर्फ पीटीआई से, पीटीआई कह लो, सुन्नी इत्तेहाद, कुछ भी कह लो उनको, उनसे हमने जाके फॉर्मली उनसे रिक्वेस्ट कि वी हैव द मेजॉरिटी, और ये बड़ा क्लियर कट है कि आप हमें सपोर्ट करें इसको, ठीक है। सुनी गई बात, उसके बाद जवाब नहीं आया। जमात इस्लामी के रुकन जो फारूक साहब हैं, उनके पास मैं खुद गया था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाले इलेक्शन के टाइम पे, और फिर जब सीएम का इलेक्शन हो रहा था, मैं खुद अपोजिशन की जानिब से कैंडिडेट था सीएम का, तो उस वक्त भी मैं अपने साथियों के साथ जो है उनके पास हाजिर हुआ था खिदमत में कि आप हमें सपोर्ट करें, मगर उनकी जानिब से जो है वो खातिर खा जवाब नहीं दिया गया। तो हम जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको भी साथ लेके चलें। इट्स नॉट लाइक कि हम सोलो फ्लाइट लें, ऑल्दो कि वी हैव मेजॉरिटी इन ऑपोजिशन, हम सोलो फ्लाइट ले सकते हैं, बट डेमोक्रेटिक प्रोसेस का तरीका शायद सबको साथ लेके चलने की बात होती है। तो हम ये तीनों मौक़ों पे हम उनको साथ लेके चलें, और आगे जो इश्यूज जो हमने हाईलाइट करने हैं, वो एक है ना, मतलब जमात इस्लामी के, क्या अचानक आ गया मेरे मुंह में, अब जमात इस्लामी के बात ना करूं तो फिर मज़ा नहीं आया। हाफिज नईम साहब तो वकील बन गए भाई। हाँ, वो माशाल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे। मतलब आपने 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है,
भाई जो फोरम मौजूद है जमहूरी निज़ाम में आप चलते हैं ना यार, जमहूरी निज़ाम में आप जो है वो एमपीए होते हैं, एमएनए होते हैं, यहाँ लोकल निज़ाम में निज़ाम मौजूद है, काउंसिल मौजूद है, फोरम सही है। मौजूद है, वहाँ शोर नहीं करना, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मसले हल कर देने। थोड़ा सा सेंस उनमें भी प्रिवेल करे कि जो जैसा फोरम है उस पर आके बात की जाए। अच्छा वो फोरम अगर बेकार है तो भाई फिर कंटेस्ट क्यों करते हो इलेक्शन यार? फिर सुबह 10 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाया करो यार, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है तुमने? अच्छा उठाएंगे भी ऐसे इशू जो बड़ा कैची होते हैं, लोगों को बड़ा। अच्छा, जमात इस्लामी ये आपने बात करी तो मैं साथ में उसमें ऐड कर दूं तहरीक इंसाफ को भी। दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि भाई एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन जीती नहीं है, उनको ये सीटें दी गई हैं। हाँ उस पे क्या जवाब देना चाहिए? भाई देखें बड़ा सिंपल सा है। कौन देता है यार आप लोगों को सीटें? 2018 में हमारा जब एमओयू साइन होता है ना हाँ। पीटीआई के साथ, और वो हमने तो बड़ी एक 9 नुकाती था, एक 13 नुकाती था, मुझे अभी भी याद है। और उसमें हमने एक पॉइंट ना ये भी रखा हुआ था कि जितने हलकों में हमारी पिटिशनें लगी हुई हैं ना, उन पिटिशनों में ना आप रखने नहीं डालेंगे, उसमें डिसाइड करवाएं, उसको ईमानदारी के साथ खुलवाएं, कितनी करवाएं, और ये काम करें। ऐसे ही था ना? सही है। आपको याद होगा एक सीट थी एनए 239, ख्वाजा सोहेल मंसूर एमक्यूएम की जानिब से कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, गिनती भी हो गई थी और एमक्यूएम के वोट पीटीआई के कैंडिडेट के वोट से ज़्यादा भी निकल गए, फैसला नहीं आ सका था सर। तो वो वाली फैसिलिटी किसने दी हुई थी इनको? सवाल है मेरा। तो जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया था उन्होंने आप लोगों को फैसिलिटेट कर दिया। 2024 में ना 2024 में मेरा ये मानना है, देखिए जो जमात हारती है ना तो वो नेचुरल है, उसने शोर तो मचाना है, ठीक है। पाकिस्तान में तो एक तरीकेकार रहा है ना, कोई भी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, और जो हारता है वो कहता था, और जो हारता है वो धांधली होती है। तो बस उसको इतने ही वेटेज दीजिए इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। और मैं तो इससे एक बढ़ के आगे बात करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने लग गए ना, जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं मतलब ट्रू डेफिनेशन के, पाकिस्तान में उतनी पोलराइजेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी भाई। जितने आप इलेक्शन सीधे कराने लग जाएंगे ना, उतनी पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसको मैनेज करने के लिए फिर कौन क्या करेगा, ये भी एक सवाल है। तो क्या इलेक्शन सीधे होने ही नहीं चाहिए? नहीं, सीधे नहीं होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ एक मसला इस पाकिस्तान को जो है वो क्या है कि जितने इलेक्शन आप ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना, अच्छे प्यारे खूबसूरत दुनिया भर एक्सेप्टेबल वाले कराने लग जाएंगे ना, उतनी पोलराइजेशन बढ़ने लग जाएगी। इस पाकिस्तान में ना बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर कवर डाल दिया जाता है इस जमहूरी निज़ाम का, वो चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान की सलामती के लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये वाली चीज़ें होती हैं। और 2024 में भाई पीटीआई, भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, क्या सूरत हाल थी? इस शहर कराची ने ही दिए थे ना 14 एमएनए पीटीआई को, क्या कर लिया इस शहर के लिए उन्होंने? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन, नून लीग, शाहिद खाकान अब्बासी, आपको याद होगा ममनून हुसैन वोट, एमक्यूएम ने 25 अरब रुपए का एक पैकेज, याद है आपको वो जमाना? तो आपका क्या काम है? हाँ, आपके दौर में इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पे काम 2 साल बंद रहा है, हमारी रिक्वेस्ट पे ये काम दोबारा स्टार्ट हुआ और फिर तख्ती लगाने पहुंच गए थे। अच्छा, ऐसे ही था ना यार, मतलब मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात थोड़ी कर रहा हूँ। कागज मौजूद है, गूगल मौजूद है, चीजें देख लें आप, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर लिए जा सकते हैं। वैसे आप लोग वोटों से जीते, नोटों से जीते, या किसी सेटिंग वेटिंग में जीते? वेल देखिए, अगर तो मैंने एक और जगह ये, बल्कि एक टीवी चैनल पे मैंने ये बात की थी कि अगर कोई नई सियासी जमात होते ना और उनको आउट ऑफ द बॉक्स ला के जितवा दिया जाता, तो मैं समझता ये बात कि हाँ यार, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 में पीटीआई को लाके जबरदस्ती का जितवा दिया। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाई इस शहरी सिंध की मेजॉरिटी वोट, मेजॉरिटी सीट रखने वाली जमात अगर कोई जमात है तो वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान 88, 87, 90, 93, 96, 97, उसके बाद आप आ जाओ इधर 2001, 2008, फिर 2006 का बल्दियाती, 2013, ये सब तो एमक्यूएम जीतती हुई आई है शहरी सिंध की सीटें। 2018 में तो मेरी सीटें किसी और को दे दी गई थी, किसी को खुश करने के लिए, किसी को मैनेज करने के लिए। शायद पंजाब में जोर नहीं चल सका था उस वक्त नून लीग के खिलाफ, तो हम थोड़ा सा याद हो 2016 22 अगस्त मरी भी का है, तो चलो भाई इन्हीं को निपटा दो, तो निपटा दी थी ना, हमें हमारी सीटें ले ली थी ना। और एक तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ख्वाजा सोहेल मंसूर वाली सीट, उसमें वोट भी ज्यादा हो गए हमारे, रिकाउंटिंग पे फैसले नहीं आए सर। तो वो तो हमने तो सिर्फ अपना जो छीनी हुई चीज थी वो वापस ली है, शहरियों ने दी हमें, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली हमें। रही बात धांधली की, हर इलेक्शन में होता है, रोते रहिए भाई आप,
हमने तो अपनी जगह जो है ना वो रिक्लेम की है। हमने कोई नई जगह नहीं निकाली है, किसी और का हक नहीं मारा, हमारा हक है भाई। शहरी सिंध के मुकदमा अगर कोई खालिसतन जमात लड़ती है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। उसी सीट हमने वो जगह हमने वापस ले ली। 13 में हमारे पास थी, 18 में आपको दे दी गई थी, 24 में आवाम ने हमारे मदद करते हुए छीन ली, हमने वापस ले ली अपनी सीट। हाँ, तो नई सियासी जमात होती तो ये वाला क्लेम समझ में आता कि नहीं भाई नवाज, अगर आईपीपी जीतती तो अगर हाँ जैसे आईपीपी नई लाई गई तो वो फिनोमेना खत्म हो चुके हैं। लोग बड़े वो कहते हैं ना सियासी शऊर आ गया लोगों में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होता था लेकिन यार सियासी लोगों के। पीटीआई को एक सीट भी नहीं मिली कराची शहर से, ये कैसे मुमकिन? नहीं है, मिली है। इनके जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट है ये तो है ना मौजूद, शबीर कुरैशी इससे पहले ये कौमी असेंबली की बात कर। हाँ कौमी असेंबली में नहीं मिल सकी। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको बताया ना कि वो कहते हैं ना एज यू सो शैल यू रीप, बस वही वाली सूरत हाल हुई है पीपल्स पीटीआई वालों के साथ, और कोई बात नहीं है। कि जिस अंदाज से आपको लाया गया था उसी अंदाज से आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि आप चोर दरवाजे से जब भी एंट्री लगाएंगे इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में तो कभी ना कभी लात ज़रूर पड़नी है। वो इनको इमीडिएट 5 साल बाद ही पड़ गई, वैसे तो 4 साल बाद पड़ी जब 2022 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और फिर जो जनरल इलेक्शन है उसमें बाकायदा लात मार दी गई। अच्छा, मैं तो इस लात को पूरी लात भी नहीं बोलता, इसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेवर में दी गई। अच्छा, केपीके मौजूद है ना भाई, हाँ, हाँ। पंजाबी मौजूद है, चीज़ें मिली हैं उनको, सीटें तो नहीं है। तो ये क्लेम करना कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, भाई अगर ज्यादती होती तो करने वालों ने तो केपीके भी आपसे निपटा देना था। केपीके आप ही के पास है। और ये वाहिद सूबा, एक और बात बता दूं आपके पॉडकास्ट में, ये वो वाहिद सूबा है हमारी सियासी मुखालफत, पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस सबके सामने, मगर उनको बड़े अच्छे अंदाज से ना पैसे खर्च करने आते हैं। फुजूल किस्म के चीजें निकाल देंगे। कुत्ते के काटने की वैक्सीन पे 75 करोड़ रुपए लगा दिए। कितने कुत्ते हैं उसके कोई सेंसस थोड़ी हुआ है, बढ़ गए 75 करोड़। ये तरीके कार पीपल्स पार्टी को बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छा, हाँ इनको पैसे तो खपाने और चीजें करना इनसे अच्छा, मैं तो बता रहा हूँ ना, सीख ही नहीं। कागजों में सिंध ने बड़ी तरक्की की हुई है। तरक्की की है, आप कागज उठा लें। आप, मैं परेशान हूँ पिछले 5 साल में, जब मैं एमपीए था PS 119 से, मैंने एडीपी की स्कीम देखी, उसमें 2 अरब रुपए कॉरेंटी टाउन में लग गए। अब मैं परेशान हूँ कि कहाँ लगे, मुझे नजर तो आए कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कागजों में मौजूद है, 2 अरब रुपए लग चुके हैं। अच्छा, ये तरीके कार पीपल्स पार्टी। अच्छा, एक और चीज जो लास्ट टर्म गुजरा सिंध असेंबली 2018 वाला, उसमें हमने देखा कोई स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन पाई। बिल्कुल ऐसे ही। पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर थे उस टाइम, फिर उस टाइम जी, साहब भी रहे, इमादिल शेख साहब। तो इस दफा भी क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि दोबारा स्टैंडिंग कमेटीज वगैरह नहीं बनेगी? और ये स्टैंडिंग कमेटीज क्या काम करती हैं? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ओवरसाइट रखती हैं मिनिस्ट्रीज पर, ठीक है, और जिस जमात का जितना प्रोपोर्शन होता है उस जमात को उतनी स्टैंडिंग कमेटी की सही है। चेयरमैनशिप मिल जाती है। अच्छा, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई इतनी आपकी हो गई, चूंकि आपकी इतनी सीटें, इतनी वाली जो है ये हमारी होंगी, इस तरह का होता है कॉम्पोजिशन जो बन रही होती है। अनफॉर्चुनेटली 2018 में हम मेजॉरिटी पार्टी सूबे में अपोजिशन साइड पे वो थी पीटीआई। 30 उम्मीदवार, 30 MPs थे उनके, 21 हमारे थे, 14 GDA के थे। डिस्कशन हुई, चीज़ें हुई कि भाई हमें जो है वो स्टैंडिंग कमेटी लेनी चाहिए। एक हमारा राइट है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे ताकि जो मिनिस्ट्रीज है, एक तो असेंबली के अंदर भी प्लस स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के मिनिस्टर को या उनकी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा हिला जुला के चीज़ें बेहतर कर ली जाए। वहाँ उस ज़माने में मुझे याद है पीटीआई के थे अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीन नकवी साहब, उन्होंने एक जिद लगा के बैठ गए कि जी वो जो, चूँकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात लिखी हुई है कि जी जो अपोजिशन लीडर होगा ना वो ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का को चेयर करेगा। ओवरसाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। पीपल्स पार्टी ने ये बात बड़े प्यार मोहब्बत से, मैंने बताया ना पीपल्स पार्टी जमहूरी उस वक्त होती है जब उनके ऊपर पिटाई लग रही होती है, बाकी वो जमहूरी सिर्फ दिखाने के लिए होती है। उन्होंने बोला नहीं, ये तो नेशनल लेवल पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, सूबे में थोड़ी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जी पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर होगा तो सॉरी हम आपको नहीं दे सकते, पीएससी की चेयरमैनशिप हमें नहीं मिली। हमने उस काम में, चूंकि हमें अपोजिशन साइड को चेयरमैनशिप नहीं मिली थी, उस एहतजाज में हमने किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में जाना गवारा ही नहीं। एहतजाजन पीटीआई बैक चीजें चल रही थी और वी वर द पार्ट ऑफ दैट ऑपोजिशन। और अभी आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, हम क्यों नहीं जाए भाई। ओवरसाइट रखने के लिए एक तो असेंबली फोरम मौजूद है, मैं उनको मतलब ना जाना उनको सपोर्ट करना कहलाएगा। अच्छा, क्योंकि जब आप बैठोगे किसी में, फर्ज कीजिए लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन बन जाता हूँ,
तो मैं बुलाऊंगा ना ब्यूरोक्रेसी को कि भाई ये वाले खाते बताओ, ये जो तुमने इतनी अच्छा, ये जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं ये सिर्फ अपोजिशन से ही बनते हैं या हुकूमत से भी? हुकूमत की तरफ से। मैंने बताया ना प्रोपोर्शनेट तय होता है, वैसे सही। तो इलेक्शन है, सही। तो एक प्रोसीजर मौजूद है, रूल्स ऑफ सही। प्रोसीजर सिंध असेंबली के, बट अंडरस्टैंडिंग में चूंकि जितना जिस जमात का प्रोपोर्शन होता है उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उस जमात को उतने स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप दे दी जाती है। सही है, मतलब ये- उसका ऑपोजिशन के लोग भी होंगे और मेंबर तो सभी होते हैं, सही। मिला जुला के सही। होते हैं। वो उसूली तौर पे मेंबरान पे मुश्तमिल होती है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल और एफिलिएशन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उस पे क्या भी आप लोगों का मौक़िफ़ है? देखिए उसूली तौर पे अब मैं तो वही बात है हाँ। कि जमहूरी बात की जाए तो हाँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कभी भी नहीं देगी अपने खाते खराब जो खाते हैं उनकी चाबी खुद ऑपोजिशन के हाथ में देगी पीपल्स पार्टी। नहीं भाई, चेक बढ़ जाएंगे उनके ऊपर, चेक एंड बैलेंस कम करने के लिए वो बोलते हैं हम देंगे नहीं, क्योंकि अगर लेनी है तो आ जाओ इलेक्शन लड़ लो। इसका स्टैंडिंग कमेटी होगा भी, चूंकि उनके पास मेजोरिटी तो अल्टीमेटली जीतना उन्होंने ही है। तो मगर इसके बावजूद हम जितनी भी जो वो हैं क्या कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज हैं, हम उसमें जाएंगे, भरपूर अपना मुकदमा पेश करेंगे, इनकी चोरी चकारी वहां पे भी पकड़ेंगे। हम उनको क्यों स्पेयर करें ना जाके, ना पार्टिसिपेट करके? हमने तो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करना हो गया कि आप सिर्फ असेंबली में शोर मचाओ, बाहर वो प्रेस गैलरी लगी हुई है, मीडिया पे जाके शोर मचा लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, घर चले जाओ, कहीं एहतजाज कर लो वहां जाके। नहीं भाई, हम हर फोरम पे इनको टारगेट करेंगे, इनको स्पेयर कहीं नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कहीं स्पेयर नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, जो ऑपोजिशन लीडर होता है क्या वो इक्विवेलेंट टू सूबाई वजीर होता है? क्या उसको पर्क्स मिलते हैं? क्या उसकी मैंने चूंकि वो जो प्रिविलेज एक्ट है ना उसको मैंने गो थ्रू नहीं किया स्पेसिफिकली फॉर ऑपोजिशन लीडर, बट समहाउ इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर होते हैं वो जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं। तो अच्छा। उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेज जिसे कह रहे हैं आप, वो इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ही मिल रहा होता है, सूबाई वजीर। हाँ सूबाई वजीर के बराबर मिल रहा होता है, ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। तो अली खुर्शीदी साहब ये बताएं, क्या आपका चैलेंज है, क्या आपका विजन है, क्या करने के लिए जा रहे हैं सिंध में? वेल, कुछ इमीडिएट रिलीफ चाहिए इस पूरे सूबे को और बिलखुसूस मेरे शहर कराची को। उस रिलीफ को दिलवाने में हम हुकूमत को पाबंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो काम जो इमीडिएट रिलीफ के इस शहरियों को करवाए जा सकते हो वो हम करवाएं। स्ट्रीट क्राइम पे मैंने एक मशवरा तो आपके सामने आपके प्रोग्राम में रख दिया मैंने कि भाई ये काम कर सकते हो, फौरन करो, इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा शहरियों को। कहीं तो उनको ये एहसास हो कि नहीं यार, हुकूमत इज़ डूइंग समथिंग फॉर अस। महल्ला कमेटी की फॉर्मेशन, थोड़ा सा हमारे एरिया मोहल्ला सिक्योर हो जाए। अपने बच्चों को बाहर अब खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं हसन भाई। आप इस शहर का हाल ये हो गया। यकीन जानिए, घर से बाहर निकलने के बाद आपके जेब में अगर मोबाइल है ना तो आप परेशानी घूम रहे होंगे। आधे नफसियाती तो उसी वक्त हो जाएंगे आप कि यार जल्दी से मैं अपने मकाम पे पहुंच जाऊं, या मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूं तो बाइक पे बैठ जाऊं। वैसे तो बाइक वालों को भी साइड में दबा के काम उतार दिया जाता है इस शहर में तो, मगर समहाउ कोशिश ये होती है कि फौरन उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, क्योंकि रोड पे पता नहीं है किस वक्त कौन पूरे सिंध का दौरा करेंगे। श्योर ये ऑन बोर्ड है। इसमें कहीं मैंने बताया ना, कराची तक कश्मीर जो इश्यूज है, ये भल सफाई पे इन्होंने अरबों रुपए की, क्या बोलूं मैं तो टिपिकल कराची वाली क्योंकि ज़बान मैं मेरे तो से सिंध भी निकलने लग बड़ा जाती है। घूमता रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कराची और हैदराबाद से ज्यादा दीगर सिंध के शहरों के हालात बुरे हालात हैं। पानी का साफ मैंने आपको स्टार्ट में मैंने बताया ना, जब मैं सिमेंस में जॉब करता था तो मैंने इंटीरियर में सर्व किया। वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते थे ऑयल एंड गैस के, तो हम वैलेट पे दादू में थे, तो मैंने जब टैप वाटर खोला ना नहाने के लिए तो ग्रीन सा पानी आता था। ये हाल होगा, अभी भी यही हाल होगा। यहाँ कुछ बेहतरी थोड़ी आई है भाई। सिंध के माथे का झूमर शहर कराची, एग्री, मैं इसमें कोई कलाम नहीं है। फिर माथे के झूमर का हाल ये किया, बस सोचो कश्मीर, कनखोर, चकवाबाद, मिट्टी, इन सब का क्या हाल होगा। ये एक अलमिया है, समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं ना, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि तब्दीली कहीं ज़रूरी है नहीं है, इधर की एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करना ज़रूरी है। अच्छा, हमने मोस्टली अपोजिशन लीडर्स को देखा है हुकूमत पे तनकीद करना, शोर शराबा करना, बातें करना, लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा एंटी हुकूमत चल रहे होते हैं। इस तरीके से अपोजिशन चलाएंगे या लोगों से जाके मिलेंगे, अफसरान से जाके मिलेंगे, लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे? क्या पॉलिसी होगी? सीएम साहब जब सीएम का इलेक्शन जीत चुके थे ना, तो फैसिलिटेशन के लिए मैं भी खड़ा हुआ बात करने के लिए, मुबारकबाद दी। और एक बात जो मेरी जमात की पॉलिसी भी है कि हम हर उस अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे, फ्लोर पे भी अप्रिशिएट करेंगे, लोगों में भी, मीडिया में भी अप्रिशिएट करेंगे जो आप अच्छा काम करेंगे। जहाँ गलत करेंगे
तो वहाँ पे उसके सामने, उस गलत काम के सामने एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी होगी। ये मैंने फ्लोर पे कही है ये बात, ठीक है, सीएम साहब को। हम हर अच्छे एक्ट को उनको सपोर्ट करेंगे। कहीं अच्छा एक्ट कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं करते ये लोग, ना किया है उन्होंने, बट हर उस अच्छी जगह पे हम सारी जो सियासी जमातें ना, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि हम तमाम सियासी जमातें, और ख़ासकर वो जमातें जो कि हुकूमतों में हैं या हुकूमत कर रही हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं भाई। अब ये ना बातों के टूर्नामेंट से ना लोग कन्विंस नहीं होते, प्रैक्टिकली क्या किया ये बताओ, ये होता है सवाल। हाँ। तो हम इस काम को करने के लिए, इलाकों की, शहरों की, गांव की, गोट की बेहतरी के लिए हम हर अच्छे अमल के साथ हुकूमत के साथ खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे, और जहां गलत अमल हो रहा होगा तो उस पर शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे कि बॉस ये काम आप गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो, वरना हम तो सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये काम इस लॉजिक के साथ ये गलत है। वही ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो करेंगे जो 15 सालों से कर रहे हैं, तो बॉस पीपल्स पार्टी की भी दाल गलने वाली नहीं है इस दफ़ा, क्योंकि लोग जो है ना, वो मैं सियासी जमातों को स्टेक कह लो, वो हम सब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हुए हैं। लोगों को डिलीवर करके देना है। लोग परेशान हो चुके हैं, मुआशी सूरत हाल ख़राब है, शहर उजड़े हुए हैं। कराची शहर का तो बर्बादी है ना, और कुछ क्या है। मतलब आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, आपको कहीं वॉकशॉप करने की जरूरत ही नहीं, खाना डाइजेस्ट, कमर का दर्द, बाइक वाले वैसे ही परेशान है बेचारे, फिर चोरी चमारी डकैती, राजधानी बंदा मार दे रहे हैं ये लोग। अब तो ये सूरत हाल हो गई है। फिर किसी महकमे में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। यहाँ ACDC जो बड़े सोफिस्टिकेटेड से अफसर बन के घूम रहे होते हैं, उनका काम क्या है? वो सब कमीशन माफिया बने हुए, सब कमीशन माफिया बने हुए, माजरत के साथ। कमीशन माफिया के खिलाफ आवाज लड़ेंगे, बिल्कुल आवाज उठाएंगे। कहीं इनको मैंने बताया ना, स्पेयर नहीं करेंगे किसी भी फोरम पे। हमारे MPs बड़े एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, यंग लॉट आई है। हमेशा से MQM का खासा रहा है कि नौजवान क़यादत को जो है वो उठा के उन ऐवानों में ला के बिठा देती है जहाँ पे बड़े बड़े वटेरे और जागीरदार और सरमायादार जो है वो बैठे होते हैं। तो यहाँ पर यंग लॉट को MQM ने इस दफ़ा भी इंडक्ट किया है सूबाई असेंबली में, और हम भरपूर आवाज़ बनेंगे, पूरे सिंध की आवाज़ बनेंगे, और वो इश्यूज़ जो शहरी सिंध से पर्टेन करते हैं, वो इश्यूज़ जो दही सिंध से पर्टेन करते हैं, हम कहीं भी गवर्नमेंट को स्पेयर करने वाले हैं नहीं बॉस इस दफ़ा। शुक्रिया अली साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को बताया। हमारे साथ जो है वो अली खुर्शीदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सिंध के अपोजिशन लीडर हैं, क्या उनका विजन है, क्या उनकी आने वाले वक्तों में लाएअमल होगा, वो तमाम तर चीज़ों से उन्होंने आगाह किया। हमारे चैनल पाकोलॉजी को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।